हे दोस्तों, यूपी के गांव में घटी रहस्यमय घटना हो या दिल्ली के भूतिया घर में हुआ वो खौफनाक वाकया, भूत प्रेत चुड़ैल, आज के एपिसोड में आपको सब कुछ मिलेगा। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेरे व्यूवर्स की भेजी 5 बहुत ही मजेदार रियल हॉरर स्टोरीज। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो अपनी स्टोरी मुझे ईमेल या व्हाट्सएप से टाइप करके सेंड कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और मेरे सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हेडफोन्स लगा के खो जाइए इन भूतों की दुनिया में। मेरा नाम गौरव है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको यूपी में ही मेरी नानी के गांव में घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मैं अपने घर वालों से बहुत बार सुन चुका हूँ। ये बहुत साल पहले की बात है, करीब 30 साल पहले की। मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि एक बार मेरी नानी के गांव में उनके परिवार में कोई शादी होनी थी, जिसके लिए बहुत सारे रिश्तेदार नानी के यहाँ गए हुए थे। वो गर्मियों का टाइम था, इसलिए रात में बहुत गर्मी हो जाती थी। गांव में सब लोग रात के टाइम अपने घर के बाहर ही खटिया डाल के सोते थे। उन दिनों लाइट भी नहीं होती थी, इसलिए रात में लोग टॉर्च की मदद से ही इधर उधर जाते थे। नानी के घर के बगल में ही एक बूढ़ी अम्मा भी रहती थी। गर्मियों में वो अम्मा भी अपने घर के बाहर खटिया डाल के सोती थीं और रात में सोने के टाइम वो अम्मा मेरी नानी के घर के बाहर ही उन लोगों के पास आ जाती थी। तो रोज की तरह एक रात वो अम्मा और नानी के परिवार के बाकी सब लोग उनके घर के बाहर ही खटिया डाल के सोए हुए थे। रात में सोते सोते अचानक उन अम्मा के परिवार में से किसी आदमी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो अम्मा अपनी खटिया पे नहीं है। तो उसने थोड़ी देर वहीं रुक के इंतजार किया कि शायद इधर उधर गई होगी और आ जाएगी। लेकिन बहुत देर बाद भी जब अम्मा नहीं आई तो उसने मेरे नाना जी को जगाया और उनको बताया कि अम्मा यहाँ नहीं है, शायद कहीं चली गई है। ये पता चलते ही सब लोग उठ गए और रात में ही उनको ढूंढने लगे। कोई खेत में ढूंढ रहा था तो कोई नहर के पास। सब लोग अंधेरे में टॉर्च लेकर इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन अम्मा का कहीं कुछ अता पता नहीं था। इस बीच मेरे नाना भी टॉर्च लेकर उनको खेतों में ढूंढने गए थे। ढूंढते ढूंढते अचानक से उनको अंधेरे में अपने पैर के नीचे कुछ दबा हुआ महसूस हुआ। उन्होंने ध्यान से टॉर्च मार के देखा तो देखा कि वो अम्मा वहां आधी जमीन में गड़ी हुई थी और उनका पैर उस अम्मा के हाथ के ऊपर पड़ा था। ये देखते ही उन्होंने जल्दी से शोर मचाया तो सब लोग वहां पहुंच गए और किसी तरह अम्मा को जमीन खोद के बाहर निकाला। उनकी साड़ी में भी बहुत सारे पत्थर बंधे निकले थे। फिर किसी तरह उनको उठा के घर लेके जाया गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया और वो बोलने की हालत में हुई तो उन्होंने सबको पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि वो अच्छे से सो रही थी कि सोते सोते अचानक से उनकी आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा कि उनके सामने एक लंबा और बहुत ही मोटा तगड़ा सा कोई आदमी खड़ा है, जिसने काला कुर्ता और काली धोती पहने हुए थे। और वो आदमी सामने उनकी खटिया के पास खड़ा था और उनसे उठने को कह रहा था। उठो, जल्दी उठो, मेरे साथ चलो। अम्मा ने कहा, थोड़ा रुको तो सही, चप्पल तो पहन लेने दो। तो वो आदमी बोला, छोड़ो इन चप्पलों को, मैं तुम्हें सोने की चप्पलें दिलाऊंगा, जल्दी से मेरे साथ चलो। तो अम्मा पैदल पैदल ही उसके साथ जाने लगी। लेकिन कुछ कदम दूर जाके अम्मा ने देखा कि वहां उसका एक बड़ा सा रथ खड़ा था, जिसमें 2 सफेद घोड़े लगे थे और रथ को चलाने वाला एक आदमी भी था। उस रथ के पीछे 2 औरतें खड़ी थीं, जिन्होंने काली साड़ी पहनी हुई थी और उनके लंबे लंबे बाल थे और उन्होंने हाथों में भाले पकड़े हुए थे। उस आदमी ने अम्मा को रथ में बिठाया और रथ हवा में उड़ता हुआ जाने लगा
लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक से उसने अम्मा को रथ से धक्का देके नीचे गिरा दिया। अम्मा ने बताया कि रथ से धक्का देते हुए उसने कहा था कि आज तो तू बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगी। अम्मा की बात सुन के सब लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो सब उनका वहम भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो जमीन में आधी गड़ी हुई मिली थी। पता नहीं उस दिन वो क्या बला थी जो उनके पास आई थी। मेरा नाम खुशी है। मैं पिछले कई सालों से आपकी कहानियां सुनती आ रही हूं, और आज मैं भी आपको एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रही हूं जो मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी। ये सब कुछ मेरे नाना नानी के साथ हुआ था। बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी नानी की नई नई शादी हुई थी। मेरे नाना उन दिनों एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ऑफिसर की जॉब करते थे, और वहाँ हर एक ऑफिसर के लिए रहने के लिए एक क्वार्टर दिया जाता था। इसलिए मेरे नाना जी को भी रहने के लिए एक मकान दिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो मकान नाना जी को मिला था वो एक ऐसी जगह पर था जहाँ पैरानॉर्मल चीज़ें होती रहती थीं। लेकिन ये बात नाना जी को नहीं पता थी। उस इलाके को लोग गंदे नाले के नाम से बुलाते थे। तो शादी के बाद जब नानी नई नई वहाँ रहने के लिए आई, तो वहाँ जाते ही उनको नेगेटिव वाइब्स आने लगी थीं। लेकिन नानी वहाँ पर नई नई गई थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कई बार नाना जी की ड्यूटी नाइट में भी लगती थी, और नाना के जाने के बाद नानी घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। नानी जब भी रात में अकेली होती थी, तो रात 12 बजे के बाद उनको घर से और घर के बाहर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती थीं। जैसे किसी के जूते पहनकर चलने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़, चूड़ियाँ बजने की आवाज़, ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती। फिर एक दिन नानी ने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत से पूछा कि रात के टाइम आपके घर में कौन रोता है। तो वो बूढ़ी औरत समझ गई कि नानी किसकी बात कर रही हैं। उसने नानी से कहा कि लगता है वो आ गया है, वो किसी को भी इस मकान में रहने नहीं देता। नानी ने ये बात नाना जी को बताई, लेकिन नाना जी इन सब चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। उन्होंने नानी की बात पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगीं। नानी हर रात बहुत डर जाती थी। एक दिन नानी ने नाना से साफ बोल दिया कि मुझे इस घर में नहीं रहना, यहाँ मुझे अकेले बहुत डर लगता है। और इतना कह के वो रोने लगीं। तो नाना ने अपने एक भाई को रात में उनके यहाँ सोने के लिए बुला लिया, जिससे कि जब वो ड्यूटी पे चले जाएं तो नानी घर में अकेली ना रहे। उस रात नाना की ड्यूटी पे जाने के बाद उनके भाई नाना के कमरे के सामने वाले हॉल में सोए थे। अब क्या हुआ कि रात के 1 बजते ही नाना के भाई को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। वो गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन आवाज़ सुन के उनकी आंख खुल गई। उन्होंने उठ के दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तो वो वापस से अपने बिस्तर पे जाके सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर से किसी के बहुत जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी। उस रात वो इतनी बुरी तरह डर गए कि अगले ही दिन अपने गांव भाग के चले गए। इस घटना के बाद नाना जी को भी लगने लगा कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। इसलिए उन्होंने जल्दी वो घर बदल दिया। फिर जिस दिन उस घर से उनका सामान शिफ्ट हो रहा था, तो घर से बाकी सब सामान और भगवान की जितनी भी तस्वीरें वगैरह थीं, वो सब बाहर निकाली जा चुकी थीं। मकान में अब सिर्फ उनका एक बेड और पानी का एक बड़ा सा मटका और कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखी थीं, जिनको वो अगले दिन वहां से लेकर जाने वाले थे। उस रात नाना जी अकेले उस घर में रुके थे। लेकिन आधी रात होते ही उनको घर में से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। नाना जी देखने के लिए जैसे ही उठे, तभी अंदर से इतनी जोर की आवाज़ आई जैसे कि वो पानी का मटका किसी ने उठा के बहुत जोर से नीचे पटका हो। उसके टूटने की भी आवाज़ आई थी, जैसे जोर से कोई पटाखा फूटा हो। नाना जी ने जल्दी से उधर जाके देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
वो मटका भी बिल्कुल ठीक वैसे का वैसे रखा था। अगले ही दिन नाना ने वो घर खाली कर दिया। उसके बाद जो कोई भी उस घर में रहने के लिए आता वो वहां 1 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पाता था। आज की डेट में उस मोहल्ले में भी कोई जाना पसंद नहीं करता। अब वो पूरा मोहल्ला ही खंडर बन चुका है। नानी आज भी उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि उस मकान में उन्होंने वो दिन बहुत मुश्किल से बिताए थे। मेरा नाम मन है। मैं दिल्ली के पश्चिम विहार में रहता हूँ। अभी मेरी उम्र 39 साल है। आज मैं आपको अपने और अपने परिवार के साथ घटी दो बहुत ही खौफनाक घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पहली घटना साल 2009 में मेरे साथ घटी थी। वैसे तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत भयानक था, लेकिन मैं इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि ज्यादातर लोग इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करते। मुझे पता है मैं किसी को बताऊंगा भी तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। उल्टा सब मुझे ही झूठा बोलने लगेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं अपनी आप बीती आपको भेज रहा हूं। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक फुटवेयर एडेसिव कंपनी में जॉब करता था। मेरी जॉब ऐसी थी कि मुझे हर उस कंपनी में जाना पड़ता था जहां भी शूज बनाए जाते थे और जहां हमारी कंपनी का एडेसिव मटेरियल सप्लाई होता था। हमारी कंपनी इन शूज कंपनीज को एडेसिव मटेरियल सप्लाई करती थी और कई बार उस मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आती थी ग्लू बनाने में या शूज की बॉन्डिंग में, तो मुझे ही उन कंपनीज में जाके उस प्रॉब्लम को ठीक करना होता था, जिससे कि एडेसिव मटेरियल शूज पे सही से चिपक सके। साथ ही बता दूं कि उन दिनों इस तरह की ज्यादातर शूज कंपनियां नॉर्थ दिल्ली साइड में ही पड़ती थीं, जैसे कि पीरागढ़ी, नांगलोई, बवाना, नरेला। तो ऐसे ही एक दिन शाम 4 बजे के करीब हमारे पास एक कंपनी से कॉल आई कि उनके शूज में बॉन्डिंग की दिक्कत आ रही है, जिसका मतलब था कि मुझे वहां चेक करके आना था और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना था। मेरे लिए यह रोज का ही काम था। कॉल आते ही मैं वहां जाने के लिए निकल गया। कंपनी पहुंचते पहुंचते मुझे 5 बज गए और फिर वहां पहुंच के सारे मटेरियल को चेक करने और उनकी प्रॉब्लम को ठीक करते करते मुझे रात के 10 बज गए। वो कंपनी नरेला में थी। हाईवे के रास्ते से वहां से मेरा घर करीब 40 किलोमीटर दूर था। एक शॉर्टकट भी था जो करीब 28 किलोमीटर था। मैं उन रास्तों से बहुत बार जा चुका था, इसलिए मुझे अच्छे से पता था कि कौन से रास्ते से घर पहुंचने में कितनी देर लगेगी। हाईवे वाले रास्ते से पहुंचने में मुझे 1.5 घंटा लगना था, जबकि शॉर्टकट से मैं 45 मिनट में ही अपने घर पहुंच जाता। मैं हमेशा शॉर्टकट वाले रास्ते से ही अपने घर जाया करता था, लेकिन मैं इतनी रात को पहले कभी नहीं गया था। वो पूरा रास्ता सुनसान था, जो खेतों और जंगलों के बीच से होकर निकलता था। ना ही उस रोड पर दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट लगी थी। जो लोग उस रास्ते से आते जाते हैं उनको पता होगा कि मैं किस रास्ते की बात कर रहा हूं। ऊपर से दिसंबर का महीना था। खून जमा देने वाली ठंड तो पड़ी रही थी। कोहरा भी इतना था कि 10 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे पास अपनी बाइक थी, तो कंपनी से निकल के मैंने बाइक स्टार्ट की और उस शॉर्टकट वाले रास्ते से निकल गया। सबसे पहले बवाना गांव आया। मैंने सही सलामत वो गांव पार कर लिया। अगला गांव कंझावला था। उस जगह तो धुंध बहुत ही ज्यादा थी। जब मैं कंझावला चौक पर पहुंचा तो पूरा चौक बिल्कुल सुनसान था। कोई इंसान तो दूर, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे वहां बस स्टैंड पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और चेहरा एक दुपट्टे से ढका था। मुझे लगा शायद आसपास के किसी गांव की कोई औरत होगी और यहां शायद किसी सवारी के आने का इंतजार कर रही है। मुझे पता था कि इस टाइम यहां कोई सवारी नहीं मिलने वाली। वहां से 3-4 किलोमीटर दूर हिरण कूदना नाम का एक मोड़ पड़ता है, जो कि हाईवे पर मिलता है। वहां से उसको कोई ना कोई सवारी जरूर मिल जाती। तो मैंने अपनी बाइक उसके सामने ले जाके रोक दी और उससे पूछा कि बहन जी,
आपको कहाँ जाना है? अगर आगे हाईवे तक जाना है तो मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपना सिर नीचे करके खड़ी रही। तभी मेरी नज़र नीचे उसके पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। और तभी मेरे देखते ही देखते उसके पैर हवा में ही 3-4 फीट ऊपर उठ गए। उसके चेहरे का दुपट्टा भी हट गया था। उसके मुंह पे सिर्फ एक आंख थी, जबकि उसकी दूसरी आंख उसके गले तक लटकी हुई थी। उसका ऊपर वाला होंठ भी नहीं था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा किसी बहुत भारी चीज के नीचे आके पिचक गया हो। वो देखते ही मैं बहुत बुरी तरह डर गया और अपनी बाइक फुल स्पीड में भगा ली। लेकिन वो औरत भी मेरे पीछे पीछे भागती हुई आ रही थी और मुझे आवाजें मार रही थी। लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। पीछे मुझे सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही थी और वो इतनी तेजी से आ रही थी कि कभी मेरे लेफ्ट साइड में आ जाती तो कभी राइट साइड में। मैं उसको अपने साइड व्यू मिरर में देख रहा था। रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। मैं बस मां काली को याद करता हुआ बाइक भगाए जा रहा था। मुझे याद आया कि आगे कुछ दूर एक रेलवे फाटक है। अगर वो फाटक बंद मिला तो आज तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। वो मेरे बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि फाटक खुला था। मैंने बाइक भगाते हुए फाटक पार कर लिया। लेकिन फाटक पार करते ही वो अचानक वहां से गायब हो गई। लेकिन मैं बाइक भगाता रहा। फिर 5-7 मिनट बाद मैं हाईवे पर पहुंच गया और वहां से बाइक नांगलोई की तरफ मोड़ ली। फिर कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक चाय की दुकान दिखाई दी जो खुली थी। दुकान के सामने 3-4 बुजुर्ग लोग बैठे थे। ये देख के मुझे बहुत राहत मिली। मैंने कुछ देर सांस लेने के लिए वहीं अपनी बाइक रोक ली और साइड स्टैंड पे लगा के बैठ गया। लेकिन तभी उनमें से एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और बोला, ले बेटा, ये चाय पी ले, ठंड बहुत हो रही है। मैंने उसको सिर हिला के मना कर दिया तो उसने मेरी पीठ पे हाथ रखा, बोला, पी ले बेटा, डर मत। उसने इतने प्यार से कहा था कि मैंने उससे चाय ले ली और पीने लगा। फिर वो बुजुर्ग आदमी वहां बैठे दूसरे आदमी की तरफ देख के मुझसे बोला, नांगलोई बस स्टैंड तक छोड़ दियो। मैंने भी सोचा कि एक से भले दो, वैसे भी अकेले जाने में तो मुझे खुद ही डर लग रहा था। फिर वो आदमी मेरी बाइक पर दोनों पैर एक तरफ करके बैठ गया। मैं बाइक चलाने लगा। मैं खुश था कि अब आराम से अपने घर पहुंच जाऊंगा। उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी उसी चुड़ैल का चेहरा घूमे जा रहा था। बाइक चलाते चलाते मैं कब नांगलोई बस स्टैंड पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर बस स्टैंड पर पहुंच के मैंने बाइक रोकी और पीछे देखा तो देखा कि बाइक पे तो कोई भी नहीं था। उस वक्त डर के मारे मेरा खून जम गया था। जैसे तैसे मैं अपने घर तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद मुझे 10 दिनों तक बहुत तेज बुखार रहा। मुझे आज तक नहीं पता कि उस रात मेरे साथ वो सब क्या हुआ था। वो औरत कौन थी और वो बुजुर्ग कौन थे। मुझे आज भी वो रात बिल्कुल अच्छे से याद है। असली डर क्या होता है ये मैंने उस रात महसूस किया था। ये दूसरी घटना हमारे साथ 1980s में हुई थी, जब मैं बहुत छोटा था। हम दिल्ली में ही एक छोटे से घर में रहा करते थे। मेरे पापा एक कंपनी में जॉब करते थे और जॉब से ही पापा ने कुछ पैसे जमा करके रखे थे एक घर खरीदने के लिए। तो उन्हीं दिनों पापा को पश्चिम विहार में एक 350 गज की कोठी के बारे में पता चला। उस कोठी का मालिक उसे बेच रहा था, वो भी बहुत सस्ते में। पापा जब वो घर देखने गए तो उनको वो घर देखते ही पसंद आ गया। वो लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। घर बहुत सुंदर और बड़ा तो था ही, उस घर के सामने और साइड में पार्क भी बने हुए थे। हमारा परिवार बड़ा था तो हमें एक बड़ा घर ही चाहिए था, इसलिए पापा ने वो घर खरीद लिया। घर में हम 4 भाई बहन थे। हम चारों बहुत खुश थे। घर के सामने एक छोटा सा मंदिर भी था। चारों तरफ शांति का माहौल था। फिर घर में जाने के कुछ दिन बाद हमने घर में गृह प्रवेश की पूजा करवाई। तो पूजा में उस आदमी को भी बुलाया था
जिससे हमने वो घर खरीदा था। वो बंदा जितनी देर से हमारे घर आया था, बस चुपचाप ही बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर पूजा खत्म होने के बाद जब खाना पीना खत्म हुआ, तो जाने से पहले वो मेरे पिताजी को इशारा करके साइड में ले गया। बोला, भाई साहब, सब ठीक तो है ना? इस घर में आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? यहाँ रहते हुए आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। तो पिताजी बोले, कैसी परेशानी? हमें तो यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो आदमी बोला कि भाई साहब, ये घर मैंने अपने रहने के लिए बनवाया था, लेकिन मुझे ये घर बेचना पड़ा, वो भी इतने सस्ते में। तो पिताजी ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस घर में? तो वो बोला कि जब हम लोग पहली बार इस घर में शिफ्ट हुए थे, तो पहले दिन से ही रात में मुझे, मेरी वाइफ और बच्चों को थप्पड़ पड़ते थे। दिन हो या रात, किसी भी टाइम घर में रखी कोई भी चीज़ अपने आप टूट जाती थी। कभी किचन से, तो कभी किसी कमरे या लॉबी से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। आपके साथ ये सब नहीं हुआ क्या? तो पिताजी बोले, नहीं तो, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुन के उस आदमी को बहुत हैरानी हुई कि हमारे साथ ये सब कैसे नहीं हो रहा है। इसके बाद हम अगले कई हफ्तों तक उस घर में रहते रहे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद एक दिन दोपहर के टाइम स्कूल से आने के बाद मैं छत पर गया था। छत पे जाके जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, तो छत पर धूप में एक परछाई यहाँ से वहाँ घूम रही थी। वो कोई आदमी नहीं था, बस एक परछाई थी। मैं जल्दी से नीचे भाग के गया और बड़े भाई को लेकर छत पे आया, तो उसने भी दरवाजे में से छुप छुप के उस परछाई को देखा। वो देखते ही वो मुझे लेकर जल्दी से नीचे आ गया। लेकिन उस दिन के बाद से हमारे घर में ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ होने लगीं। कभी किसी के साथ, तो कभी किसी के साथ। एक रात हम सब ऊपर छत पर सो रहे थे। गर्मियों के दिन थे। तो रात में सोते सोते अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पकड़ लिए हैं और मेरे सीने पे आके बैठ गया है। मैंने आंख खोल के देखा, तो देखा कि एक काला साया मेरे ऊपर बैठा था, जिसने मुझे दबोच रखा था। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उसने मुझे खुद ही छोड़ दिया। उसके जाते ही मैंने अपनी मम्मी को जगाया और उनको ये बात बताई। तो मम्मी ने देखा कि मेरा रंग पीला पड़ा हुआ था और मेरे दोनों कंधों पर उंगलियों के निशान बने थे, जैसे किसी ने मुझे बहुत जोर से दबोचा हो। फिर मम्मी पापा रात में ही मुझे एक अंकल के पास लेकर गए। वो अंकल भूत प्रेत जैसी चीज़ों को उतारने का काम करते थे। उन्होंने मुझे देखा तो मेरे ऊपर झाड़ा लगाया, जिसके बाद मुझे थोड़ा ठीक महसूस होने लगा था। उन्होंने कहा कि अभी के लिए तो मैंने उस चीज़ को हटा दिया है, लेकिन कल मुझे आपके घर में आके देखना पड़ेगा कि आपके घर में ये क्या परेशानी है। फिर अगले दिन जब वो हमारे घर आए, तो हमारे पूरे घर में घूम घूम के देखने लगे और फिर पीछे बरामदे में जाके नीचे ज़मीन पे बैठ गए। फिर उन्होंने उस चीज़ को मंत्रों से अपने सामने बुलाया और उससे बात करने लगे। फिर आधे घंटे बाद उन्होंने हमें बताया कि ये जो घर है, ये किसी की कब्र के ऊपर बना है। मतलब इस घर के नीचे किसी मुसलमान की कब्र है, लेकिन वो एक अच्छी रूह है जिसको पीर बोलते हैं। उस पीर ने ही उनको बताया कि जब ये कॉलोनी नहीं बनी थी, तो यहाँ मुसलमानों का कब्रिस्तान हुआ करता था। पहले के ज़माने में लोग इसी ज़मीन पर लोगों को दफनाया करते थे, लेकिन बाद में सरकार ने यहाँ प्लॉट्स काट दिए और यहाँ ये कॉलोनी बना दी गई। यहाँ के ज़्यादातर घरों में कोई ना कोई चीज़ रहती है। उस पीर ने बताया कि मैं इस घर में किसी को रहने नहीं देता। इससे पहले भी यहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन मैंने उनको मार मार के भगा दिया। लेकिन इस फैमिली में छोटे बच्चे हैं, ये मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा परेशान नहीं करता। बस इनको अपने होने का एहसास करवाने के लिए मैं इनको दिखाई देने लगा हूँ। अगर ये लोग इस घर में रहना चाहते हैं, तो इन्हें मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा मानना पड़ेगा और इसके लिए इन्हें हर गुरुवार को मेरे नाम से घर में एक दिया जलाना होगा। अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि इनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा
और हमेशा इनका साथ दूंगा। उस पीर की ये बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि उसके बाद से मेरे पापा का काम बहुत अच्छा चलने लगा। पहले एक फैक्ट्री और फिर एक से हमारी 4 फैक्ट्रियां हो गईं। महीने की लाखों में कमाई होने लगी। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। पापा ने बहुत तरक्की कर ली थी। हमारी बहुत खुशहाल जिंदगी चल रही थी। लेकिन फिर 15 साल बाद हमारे साथ जो हुआ वो सबसे बुरा था। लेकिन उसके बारे में मैं आपको फिर और कभी बताऊंगा।